इन रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों चीजें क्लियर है तो यस बोले। कोई बोले जल्दी। यस सर, क्लियर है। ठीक, तो अब तक जो हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी होस्ट था, प्राइमरी होस्ट में सीप, ये देखिए डायग्राम दिख रहा है ऊपर में, ये सीप है। सीप के अंदर फैसियोला हिपेटिका था। सीप में कहां पे था? बाइल डक्ट में था। ठीक, फैसियोला हिपेटिका था, डायग्राम देख लीजिए, ये वाला फैसियोला हिपेटिका के खुद यूटेरस में कई सारे कैप्सुलेटेड एग थे। ठीक, और ऐसे फ्लूक जो है यहाँ पर फैसियोला हिपेटिका, ऐसे ऐसे फ्लूक लगभग संख्या में 3000 थे। और प्रत्येक के अंदर कितना कैप्सुलेटेड एग था? कैप्सुलेटेड एग कितना था? लगभग देखो, प्रत्येक फ्लूक के अंदर 3000 कैप्सुलेटेड एग था लगभग, और प्रत्येक बाइलेटर में 200 फ्लूक थे। ये फ्लूक की संख्या 200 है, और कैप्सुलेटेड एग की संख्या प्रत्येक फ्लूक में 3000 है। ठीक, ये मतलब कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है भाई, ये ना एक अप्रोक्स होता है कि हाँ इसके आसपास 150, 200, 250 भी हो सकता है। वहां पर जो 3000 मान के चले, हो सकता है कि वो 1500 हो सकता है 2000, 3000, 4000, 5000 भी हो सकता है। तो ये एस्टिमेटेड मतलब एक एवरेज है, मतलब कहने का मतलब बहुत है। तो ऐसा कैप्सुलेटेड एग यूटेरस से बाहर निकला, गोनोपोर से होते हुए बाइल डक्ट में आया। संख्या में कितना आएंगे ऐसे बोलने पर? 3000 आएंगे कैप्सुलेटेड एग। और बाइल से होते हुए वो इंटेस्टाइन में जाएंगे, इंटेस्टाइन से फीकल मैटर के द्वारा, मल के द्वारा वो बॉडी से बाहर जाएंगे। बॉडी के बाहर जैसे ही जाएंगे, बाहरी इन्वायरमेंट में वाटर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। वाटर नहीं मिला तो अगर मॉइस्चर वाला एरिया हुआ, 60% मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होना चाहिए वहां पर, तब जाके ये सर्वाइव करेगा और आगे की प्रोसेस पूरा होगा। ठीक, और एक चीज बता दूं कि इसके अंदर एक एम्ब्रियो बन चुका था, कैप्सुलेटेड एग के अंदर एक एम्ब्रियो बन चुका था। जो एम्ब्रियो क्या बना था? मेरासिडियम लार्वा बना था आगे जाके। समझ में आया इतना? अब ये बाहर आ चुका है, इसका मतलब भेड़ के मल के साथ ही कैप्सुलेटेड एग बाहर आ चुका है। ये देखिए, ये प्राइमरी होस्ट था, प्राइमरी होस्ट का फीकल मैटर बाहर निकला। देखिए, ये फीकल मैटर है, ये फीकल मैटर बाहर निकला। उस फीकल मैटर के साथ साथ ये कैप्सुलेटेड एग भी बाहर निकले। तो एग शेल कंटेनिंग एम्ब्रियो, बिल्कुल इसके अंदर क्या है? एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। जब वो बॉडी से बाहर निकला, जैसे प्राइमरी होस्ट से बाहर निकला, उसके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, उस एम्ब्रियो को पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट होने के लिए, मेरासिडियम लार्वा में बनने के लिए लगभग 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। तो डिफ्रेंशिएशन का समय कितना लग जाता है? लगभग 4 से 5 डेज। किसके लिए समय लग जाता है? डिफ्रेंशिएशन, मतलब उस एम्ब्रियो को पूरी तरीके से मेरास्डियम लार्वा बनने में 4-5 दिन लग जाते हैं, यदि बाहर 60% मॉइस्चर है या फिर वाटरी कंडीशन है, पानी है, तब जाके हमारा क्या बन गया। देखिए, ये जो एम्ब्रियो हुआ करता था पहले, वो बदल गया किसमें? ये जो पहले एम्ब्रियो था वो मेरास्डियम लार्वा में बदल गया। अब मान लीजिए ये मेरास्डियम लार्वा है, ये ठीक, लेकिन अभी मेरास्डियम लार्वा बना है कहां पे है? कैप्सूल के अंदर ही है। तो पूरे लाइफ साइकिल में सबसे पहला लार्वा यही है। कौन सा लार्वा है? मेरास्डियम लार्वा, जो किसके अंदर है? अभी भी कैप्सूल के अंदर ही है, इसलिए लिखा है एग सेल कंटेनिंग मेरास्डियम लिखा है। चलिए, सबसे पहले अब कमेंट की बात करते हैं। ये कैसा लार्वल स्टेज है? फर्स्ट लार्वल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल।
पूरे फैसियोला हिपेटिका के जीवन चक्र में अगर बात करें तो सबसे पहला लार्वा है। आगे आपको 4-5 और 3-4 तो और मिलेंगे लार्वा। ठीक, आगे देखते हैं। व्हेन सुइटेबल कंडीशन बिकम अवेलेबल, सुइटेबल कंडीशन मतलब आसपास की नमी बढ़िया हो, 60% नमी हो या पानी हो। द इनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो उसके अंदर था, यहां पर जो एम्ब्रियो अंदर में था, इन 4-5 डेज डिफरेंशिएट इनटू ए मेरास्टिडियम लार्वा, वो बदल गया मेरास्टिडियम लार्वा के रूप में। ये बाहर है, बॉडी के बाहर चल रहा है, बाहरी इन्वायरमेंट में चल रहा है। इट हैच आउट एंड स्विम इन वाटर। अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, होता है क्या भाई, मैं जूम कर रहा हूं, देखिए ये देख पा रहे हो, इसके अंदर क्या है, ये मेरास्टिडियम लार्वा है। ये जो कैप्सूल है ना, कैप्सूल में एक जगह पे ऑपरकुलम था, अगर आपको याद होगा तो। मान लीजिए मैं यहां बना दे रहा हूं, ये ऑपरकुलम था मान लीजिए, तो होगा क्या, ये ऑपरकुलम तो चारों तरफ से जुड़ा हुआ है भाई, एक टोपी है, कवर जैसा है ये। इस ऑपरकुलम को अंदर से गला दिया जाता है। कौन गलाता है, ये मेरास्टिडियम लार्वा। मेरास्टिडियम लार्वा के आगे की तरफ एक एपिकल ग्लैंड पाई जाती है, आगे की तरफ कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं, कोई बात कराऊंगा मैं आगे, पेनेट्रेशन ग्लैंड, एपिकल ग्लैंड। तो ये मेरास्टिडियम लार्वा कुछ अपने केमिकल निकालती हैं, सिक्रेट करती हैं, जो सिक्रेशन क्या करता है, इस मेरास्टिडियम लार्वा के जो कैप्सूल है, कैप्सूल के ऊपर में जो अपरकुलम है, अपरकुलम को गला देता है। ऐसे यहाँ पर मैं डायग्राम दिख रहा हूँ, देखिए, ये देखिए, ये अपरकुलम दिख पा रहा है आपको, ये यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है ये मटेरियल, ये मेरास्टिडियम लार्वा जैसे ही अपना केमिकल निकालेगा ना, जैसे अपना केमिकल निकालता है तो यहाँ पर कुलम पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गल जाता है। अब जब ये हट जाता है तो यहाँ मेरास्टिडियम फ्री हो जाता है और पानी में आ जाएगा, मतलब हैच हो जाएगा, अंडे का कवच फट जाएगा, अंदर का मेरास्टिडियम बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये कहानी चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलूंगा मैं, हैचिंग। देखते हैं, हैचिंग इज, ये बोल रहा है कि इट हैज आउट एंड स्विम इन वाटर। वहां से फटने के बाद, कवच के फटने के बाद बाहर निकलता है, पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता है। हैचिंग इज इनिशिएटेड बाई ए प्रोटियोलाइटिक हैचिंग एंजाइम। एक हैचिंग एंजाइम निकलता है, ग्लैंड रहते हैं उसके पास, अभी डायग्राम में देखेंगे, जो कि इस कवच के सीमेंटिंग मटेरियल को, सीमेंट मतलब जोड़ने वाला मटेरियल, किसको किसको जोड़ता है भाई, ये कवच था, ये अपरकुलम था, तो अपरकुलम और मेन कवच के बीच में, सेल के बीच में, यहां पर जो मटेरियल इसको जोड़ के रखा है उसको गला दिया जाता है। तो कौन गलाता है बोलने पर, ये ऐसा, ये हमारा क्या है, मेरास्टिडियम लार्वा अंदर की तरफ था, वो केमिकल निकालता है, क्या निकालता है, प्रोटीलाइटिक हैचिंग एंजाइम निकालता है, इसको गला दिया जाता है। गला देंगे तो वहां से स्वतंत्र हो जाएगा, पानी में तैरने लगेगा। देख लो, इट डिजल्व द सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक, बाय व्हिच ऑपरकुलम इज अटैच्ड, दस रिलीजिंग द ऑपरकुलम। मतलब ये उस पार्ट को गला देता है जहां पर ऑपरकुलम इस पूरे कवच से जुड़ा हुआ था, ज्वाइंटेड था, वहां पर गला दिया जाता है, तो ऑपरकुलम हट जाती है, तो अंदर का लार्वा पानी में बाहर स्वतंत्र रूप से आ जाता है। जब बाहर में आता है स्वतंत्र रूप से तैरने लगता है। जब स्वतंत्र रूप से तैरने लगता है तो इसको बोलेंगे हम फ्री स्विमिंग मेरास्टिडियम लार्वा, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब तैर कैसे पाता है भाई, इसको जानने के लिए हमको मेरास्टिडियम के स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा। पहला स्लाइड समझ में आया, यहां पर हैचिंग हुआ है, याद रखना। पहला स्लाइड समझ में आया कि नहीं, ये वाला स्लाइड, यस सर। यहाँ पर हैचिंग हुआ है, हैचिंग के बाद पानी में स्वतंत्र रूप से तैर रहा है, और तैर रहा है और किसकी तलाश में है भाई, ये अपने इंटरमीडिएट होस्ट की तलाश में है। मैं डायग्राम दिखा रहा हूं उसका ना, ये है उसका इंटरमीडिएट होस्ट, बस थोड़ा सा देख लें,
देखिए ये इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल है। स्नेल की कई सारी अलग अलग स्पीसीज हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सेकेंडरी होस्ट के रूप में काम करते हैं। ये स्नेल है। स्नेल मतलब मोलस्का, घोंगी जिसको बोलते हो आप लोग। ये पूरा है ना, ये। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मेरास्टिडियम की। मेरास्टिडियम अभी पानी में स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। तो ये देखिए मेरास्टिडियम लार्वा। याद रखें मेरास्टिडियम लार्वा बहुत स्पेशल लार्वा है, ढेर सारी स्ट्रक्चर पाई जाती है, बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है। इसलिए हम एक एक करके देखेंगे कि मेरास्टिडियम लार्वा बाहर से कैसे दिखता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अंदर से कैसे क्या क्या चीजें होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर, और उसके अंदर क्या प्रोसेस चलती है, फिजियोलॉजी। ये तीन चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। तो मेरास्टिडियम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को आप देखो, तो आप देख पा रहे हैं ये बाहर से देखिए तो आप, अगर मैं बात करूं ये बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि देखिए तो कितना छोटा होता है, 0.0 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर नहीं, 0.07, 1 नहीं बोल रहा हूं, केवल 1 मिलीमीटर बोलता तो ठीक ठाक बड़ा सही जाता है इसका। ये 0.07 मिलीमीटर है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है। शेप देखें तो इसका कैसे, ओवल, थोड़ा अंडाकार, थोड़ा लंबा होता है, इस प्रकार से, थोड़ा अंडाकार और थोड़ा सा लंबा। बस थोड़ा सा रुके, मैं इसको अच्छे से बना दूं। ये ऐसा हो गया। अगर मैं बात करूं इसके एंटीरियर पार्ट की, अगर मैं इसको एंटीरियर पार्ट मानता हूं, ये पोस्टीरियर हो जाएगा। एंटीरियर पार्ट थोड़ा चौड़ा दिख रहा है, देखो यहां पर कितना चौड़ा दिख रहा है, ये चौड़ा दिख रहा है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट थोड़ा संकरा दिख रहा है। ये इसके सबसे एंटीरियर पार्ट के सबसे आगे की ओर एक छोटा सा कोन निकला होता है ऐसे, उसको बोलते हैं एपिकल पेपिला। नाम क्या कहलाता है उसका, एपिकल पेपिला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एपिकल पेपिला। ये मोबाइल स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब मूव कर सकता है, ये दाएं बाएं आगे पीछे ये हो सकता है, मूवेबल वाला पार्ट है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे आप मेरास्टिडियम लार्वा को चेक करो, देखो तो पूरे बॉडी में सब तरफ क्या पाई जाती है, सिलिया, केवल एपिकल पेपिला को छोड़ दो तो कहां नहीं मिलता वो, एपिकल पेपिला में शिलिया नहीं पाई जाती, बाकी पूरे बॉडी में शिलिया पाया जाता है। समझ में आया। हाँ या ना, कमेंट पढ़ते हैं। एंटेरियर ब्रोडर एंड प्रोड्यूस्ड ए मोबाइल एंड नॉन सिलिएटेड एपिकल पेपिला, उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या नाम से, ट्रेब्रेटोरियम, टेरेब्रेटोरियम, ठीक, टेरेब्रेटोरियम के नाम से जानते हैं। मेरास्टिडियम इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, भाई यहाँ पर कितने प्रकार के सेल से बना, भी डायग्राम देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें ग्लैंड पाई जाती है, इसमें नर्वस टिश्यू पाई जाती है, इसमें सेंसरी टिश्यू पाई जाते हैं, आई स्पॉट पाई जाती है, एक्सक्रेटरी सिस्टम पाया जाता है, जर्म बॉल पाया जाता है, कितना सारी चीजें पाई जाती है इसमें, ठीक है ना। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो 0.07 का है, लेकिन फिर भी कितना सारे सेल का बना हुआ है। चलिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखेंगे, एपिडर्मल प्लेट। इसका पूरा बॉडी ना प्लेट का बना होता है, बाहर से पूरा प्लेट दिखाई देते हैं, और उस प्लेट के ऊपर में सिलिया पाई जाती है। सुन पा रहे हैं कि नहीं, कोई हाँ या ना बोले। यस सर। ठीक,
पूरा मेरास्टेडियम लार्वा बाहर से प्लेट से घिरा होता है, और ये जो प्लेट देख पा रहे हो आप, इन प्लेट की संख्या बाहर में देखें तो टोटल 21 रहती है, 21 प्लेट। याद रखना है इसको, 21 प्लेट, क्योंकि पूछेगा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कि मेरास्टेडियम लार्वा के ऊपर में जो एपिडर्मल प्लेट पाई जाती है उनकी संख्या कितनी होती है, तो टोटल 21 प्लेट। उसके ऊपर में सिलिया लगे होते हैं, मैं जूम कर दे रहा हूं, देखो आप, ये एक प्लेट है, उसके बाहर में सिलिया लगा हुआ है, देखिए। ठीक, तो मैं बोला ये एपिडर्मल प्लेट के ऊपर सिलिया लगा हुआ है, टोटल प्लेट की संख्या 21 है, और ये प्लेट ना एक निश्चित अरेंजमेंट में, एक पैटर्न में ये अरेंज रहती है, ठीक। और टोटल 5 लाइन में लगी होती है, 5 कतारों में लगी होती है, या 5 टीयर्स बोलो, 5 टीयर्स या 5 रोज, 5 कतारों में लगी होती है। कौन कौन से एक एक कतार है, देखिए ध्यान से, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कतार है। एक एक करके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं प्लेट बनाते जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी जो डायग्राम देख पा रहे हो, डायग्राम का ये डार्सल पार्ट आप देख पा रहे हो, मान लीजिए ये सामने जो दिख रहा है ये वाला, ये पूरा डार्सल पार्ट है, तो उधर वेंट्रल पार्ट होगा, और इधर लेटरल और इधर लेटरल पार्ट है। क्लियर है? आप ये समझ लीजिए कि एक मगरमच्छ पड़ा हुआ है, मगरमच्छ को आप देख रहे हो तो उसका पीठ दिख पा रहा है, पेट तरफ छुप गया, पीछे हो गया वो, समझ रहे हो ना? तो वैसे यहां पर इसका पीठ देख पा रहे हो आप, डॉर्सल पार्ट दिख रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो मैं बोल रहा हूं जो टोटल 21 प्लेट है वो कहां कहां रह जाती हैं। सबसे पहला जो रोज है ना, पहला जो कतार है, ये फर्स्ट रो में टोटल 6 प्लेट होती हैं। कितना प्लेट होती हैं? 6 प्लेट। देखिए फर्स्ट टेयर में ये एंटीरियर मोस्ट होता है, सबसे आगे की तरफ होता है, संख्या 6 होती है, देखिए गिन लीजिए, ये 1, ये 2, और देखो 2 डार्सल हो गए, और इधर 2, ये मतलब इधर 1 और इधर 1, 2 लेटरल हो गए, और उसके पीछे साइड में 2 हैं। उस पीछे साइड को मैं अलग कलर से कर रहा हूं, देखो ये उधर उस साइड का है, हल्का सा दिख रहा, समझ लीजिए आपको ये। तो मेरी बातों को समझने का प्रयास करें। ये पहला प्लेट इधर का ना, डॉर्सल भाग का, ये दूसरा प्लेट, तो डॉर्सल के 2 हो गए, उधर लेटरल के ऐसे 2 हो जाएंगे, और उस साइड के 2 हो जाएंगे, 2 वेंट्रल के। तो कितना कितना हो गया भाई बताएं मुझे? टोटल 6 प्लेट में 2 डॉर्सल, 2 लेटरल, 2 वेंट्रल। क्लियर है पहला कहानी? हाँ या ना? यस सर। बस थोड़ा सा, क्योंकि आपको वेंट्रल पार्ट का चीजें नहीं दिख पाएगा ना भाई। चलिए अगला, अब सेकेंड टीयर में आते हैं। सेकेंड टीयर में देख लीजिए आप, मैं लिख देता हूँ, ये सेकेंड टीयर था हमारा, सेकेंड रो था, ये थर्ड रो था, ये फोर्थ रो था, और ये फिफ्थ रो है। सेकेंड टीयर की अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 प्लेट मिलेंगी, जिसमें 3 डॉर्सल 3 वेंट्रल होंगी। देख लीजिए आप, ये डॉर्सल वाला ये पहला हो गया, पहला डॉर्सल, ये दूसरा डॉर्सल हो गया, और ये सामने की तरफ तीसरा डॉर्सल हो गया। तो इस डॉर्सल प्लेट की संख्या कितनी होती है? 3। और जो मिड डॉर्सल होता है ना, मध्य वाला जो बना रहा हूं अभी, उसमें बीच में 2 गड्ढे पाए जाते हैं, उस गड्ढे में आई स्पॉट पाई जाती है, वो क्या होता है बाद में बताऊंगा आपको, ठीक। तो ये पीठ की तरफ 3 प्लेट हो गया, उधर पेट समझ लीजिए, उसके नीचे क्यों, उधर उस साइड में 3 हो जाएंगे, 3 डॉर्सल और 3 वेंट्रल। टोटल कितना प्लेट यहाँ भी? 6 प्लेट, 3 डॉर्सल, 3 वेंट्रल। अब आते हैं थर्ड टायर की तरफ।
बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। आ गया। थर्ड टीयर्स में बात करें हम तो 3 प्लेट होती हैं। 3 प्लेट में से देखिए तो एक बीचों बीच में डार्सल दिख रहा है, देखिए ये वाला, ये डॉर्सल। उसके अगल बगल में 2 लेटरल, एक इधर से हो गया, ये एक लेटरल हो गया, ये एक लेटरल, 2 लेटरल हो गए। क्योंकि ये लेटरल घूम करके वेंट्रल तरफ भी गए हैं, इधर से ऐसे घूम करके उधर भी गए, उधर उस साइड पीछे तरफ, ऐसे इधर से घूम के उधर पीछे तरफ गया। ये दोनों मतलब मेरे को, मैं बना दे रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं उसी को बना दे रहा हूँ। ये दोनों घूम के उधर पीछे तक गया है, पूरा पीछे तक यहाँ तक गया है, और इधर से बाहर से घूम के पीछे तक यहाँ तक गया है, और पीछे जाके दोनों मिल गए हैं। तो बीच में एक डॉर्सल हो गया, और 2 जो हैं आधा लेटरल को कवर किया और आधा वेंट्रल को कवर किया। इसको क्या बोला गया, इसको वेंट्रोलेटरल या लेट्रोवेंट्रल जो बोलो आप, एक ही है। एक तो पूरी तरीके से डॉर्सल है, बाकी जो 2 हैं आधा उसका भाग लेटरल में साइड साइड में, और उसका आधा भाग जो है वेंट्रल पार्ट तरफ चला गया। तो 2 वेंट्रोलेटरल बोलो या 2 लेटरो वेंट्रल, एक ही है, आधा लेटरल आधा वेंट्रल है। ये थर्ड टीयर्स का हो गया। तीन प्लेट, एक डार्सल, 2 वेंट्रोलेटरल या लेटरोवेंट्रल। अब अगला अगला हम बात कर रहे हैं चौथे नंबर टीयर्स की, चौथे नंबर कतार की, रो की। उसमें 4 प्लेट होगी, चौथे में 4 प्लेट, तीसरे में 3 प्लेट। ऐसे याद रखें आप, जल्दी याद होगा। तो 4 प्लेट में से 2 राइट 2 लेफ्ट, देखिए ये एक राइट दिख रहा है आपको, और एक राइट उसके पीछे है, जूम कर रहा देखिए आप। एक तो ये जितना येलो किया वो, और एक ये वाला देखिए उसके पीछे तरफ, फ्रंटल पार्ट तरफ, ये दिख रहा है ना, ये हल्का हल्का जो दिख रहा है ये वही है। उधर पिछला वाला हल्का हल्का दिख रहा है, उसके पीछे जो है ये हो गया। तो 2 राइट हो गया, इधर 2 लेफ्ट हो जाएगा। क्योंकि आप इसके डार्सल पार्ट को देख रहे हो ना, इसीलिए आपको आपका राइट उसी का राइट है। आप किसी के पीठ तरफ देख के बात करोगे कि मेरा राइट उसका राइट सेम है, तो बिल्कुल सेम है ना। चलिए, तो ये हो गया। फोर्थ में 4, फोर्थ टीयर्स में 4 प्लेट होती है, 2 राइट और 2 लेफ्ट। अब आता है फिफ्थ टीयर्स की, फिफ्थ मतलब 5वां नंबर कतार की, 5वें नंबर रो की। इसमें टोटल मिला के 2 प्लेट होती हैं, जिनमें से एक लेफ्ट और एक राइट होता है। ये देखिए, एक लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया। तो इस प्रकार कुल मिला के कितने हो गए भाई, टोटल प्लेट की संख्या गिने तो रुकिए, ये कलर दिख नहीं पा रहा, मैं इसलिए इस कलर को चेंज कर रहा हूँ। दो प्लेट में एक लेफ्ट एक राइट। अब गिनेंगे तब कितना, फर्स्ट टीयर्स में कितने हैं भाई, 6, दूसरे में 6, तीसरे में 3, चौथे में 4, 6, 6, 3, 4 और 2, 6, 6, 12, 3, 15, 4, 19, 2, 21। टोटल प्लेट की संख्या कितनी है, 21। इसके सामने में क्या देखिए, एपिकल ग्लैंड दिख रहा है आपको, ये एपिकल पेपिला है, तो यहाँ पर एपिकल ग्लैंड मिलता है। बॉडी में चारों तरफ सिलिया है। अब जहां पर सेकंड नंबर टीयर्स है उसके बीच में डॉर्सल वाले पार्ट पर आई स्पॉट है, और यहाँ पर जब ये देख पा रहे हैं ये सब एपिडर्मल प्लेट है। टोटल प्लेट की संख्या कितनी है, 21 है। कमेंट पढ़ रहा हूँ देखिए, याद रखना है इसको। बॉडी इज कवर्ड बाय फ्लैटेंड सिलिएटेड एपिडर्मल प्लेट, बिल्कुल। नंबर ऑफ एपिडर्मल प्लेट इज 21। अरेंजमेंट ऑफ एपिडर्मल प्लेट इन 5 रोज या 5 टीयर्स। नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ दिस प्लेट इज फिक्स्ड, ये हमेशा यो का त्यों रहता है। और ऊपर वाले में फर्स्ट, ऊपर वाला प्लेट फर्स्ट प्लेट सबसे आगे तरफ होता है,
मोस्ट एंटीरियर पार्ट है, 6 प्लेट, 2 डार्सल, 2 वेंट्रल, 2 लेटरल। सेकंड टीयर्स जो होता है वहां पर 6 प्लेट, 3 डार्सल, 3 वेंट्रल, जिसमें आई स्पॉट भी पाई जाती है। थर्ड नंबर के टायर की बात करूं तो थर्ड नंबर टीयर्स में 3 प्लेट, 1 डार्सल, 2 वेंट्रोलेटरल। और चौथे और पांचवें में राइट लेफ्ट की बात करोगे, चौथा नंबर देखो 2 राइट 2 लेफ्ट प्लेट, और पांचवा नंबर में 1 राइट 1 लेफ्ट प्लेट। और पांचवा नंबर का पोस्ट एकदम पोस्टीरियर मोस्ट वाला पार्ट है, सबसे पीछे वाला पार्ट है ये। स्लाइड समझ में आया? हाँ या ना बोले, आगे बढ़ू? यस सर। ठीक, तो सबसे ऊपर में क्या था? एपिडर्मल, सिलिएटेड एपिडर्मल प्लेट था। उसके नीचे क्या होगा? एपिडर्मल प्लेट के नीचे मसल्स होता है, तो सब एपिडर्मल मस्कुलर लेयर कहा जाता है उसको। ये देखिए, एपिडर्मल प्लेट तो ऊपर में हो गया, मैं जूम कर दे रहा हूं, देखो ये सिलिएटेड प्लेट हो गई, ये प्लेट हो गया। उसके जस्ट नीचे ये मसल्स है, देखिए सबसे बाहर में ऊपर में क्या हो गया? एपिडर्मल प्लेट या शेल कहा जाता है। उसके जस्ट नीचे क्या है? मसल्स की लेयर, ये मसल लेयर। बाकी सब अंदर स्ट्रक्चर एक एक करके पढ़ेंगे हम। ठीक, मसल लेयर है। अगर मैं मसल लेयर की बात करता हूं तो मसल लेयर भी दो प्रकार से मिलेंगे आपको। चलिए मैं यहां पर बात कर दे रहा हूं मसल लेयर को। ये सबसे बाहर में तो एपिडर्मल प्लेट हो गया, ये जिसमें सिलिया पाई जाती है। उसके नीचे मसल लेयर होता है। पहला जो आउटर मसल होता है सर्कुलर होता है, कैसे रहता है देखिए, तो ये इससे ये पूरा बॉडी को घेर के रखता है, ऐसे बोरी में कैसे धागा पिरोया रहता है ना, ऐसे ये घेर के रहता है, सर्कुलर हो गया। लॉन्गिट्यूडनल मसल मतलब पूरे बॉडी के एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट तक ऐसे ऐसे। चलो मैं हाइलाइटर में कर दे रहा हूं, देखो जो बॉडी को इस प्रकार से लपेटा हुआ है सराउंडिंग पर राउंड करके ऐसे, वो कहलाएगा सर्कुलर मसल, ये बाहर में रहता है। और उसके अंदर में कौन सा मसल रहता है? एंटीरियर टू पोस्टीरियर, इस प्रकार से रहता है। ये आगे से पीछे की तरफ आया रहता है, तो इसको क्या बोलते हो? लॉन्गिट्यूडिनल मसल। तो मसल हो गए भाई दो प्रकार के, बाहर में क्या सर्कुलर मसल, अंदर में क्या लॉन्गिट्यूडिनल मसल। तो सर्कुलर मसल को मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल को मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये। और उसके नीचे क्या पाई जाती है बोलने पर, मैं उसको अलग कलर से बना दे रहा हूं। सबसे नीचे क्या पाई जाती है? सब एपिथेलियम की लेयर। कैसी होती है ऐसे, सब एपिथेलियम लेयर। चलिए मैं यहाँ पर नाम भी लिख दे रहा हूँ क्या क्या है। एपिडर्मल प्लेट्स, सिलिया है ये, और ये सर्कुलर मसल बाहर में, मसल लेयर। और ये नीला वाला जो दिख रहा है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। और अंदर में सब एपिथेलियम लेयर, सब एपिथेलियम लेयर। ठीक, अरे डायग्राम कहाँ का है भाई? ये डायग्राम कहाँ का है देख लो। यहाँ का डायग्राम देखो तो, ये ठीक, ये हो गया। तो विनीथ एपिडर्मल प्लेट
फाइन लेयर प्रेजेंट है। एपिडर्मल प्लेट के नीचे बहुत ही स्पेशल लेयर होता है जो कि दो अलग लेयर से बना होता है। बाहर का आउटर सर्कुलर मसल लेयर बोलते हैं, अंदर वाले को इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर कहा जाता है। आगे बढ़ू, अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए एक एक देखते हैं। मिरास्टिडियम लार्वा में ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। तो बॉडी का जो इंटीरियर पार्ट है ना वो ऊपर बना दिया हूं, देखो तो ये इंटीरियर पार्ट है, और पीछे तरफ क्या है, ये पोस्टेरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट तरफ की अगर बात करूं मैं, ध्यान से देखिए, सबसे आगे तरफ बीचों बीच में एपिकल पेपिला में खुलने वाला एक ग्लैंड होता है, नाम है उसका एपिकल ग्लैंड। ये एपिकल ग्लैंड होता है। और याद रहे कि ये एपिकल ग्लैंड को डायरेक्ट ऐसे नहीं खोजे कि ये एपिकल ग्लैंड है। ऐसा सबसे पहले मानते थे कि ये एक कोई एक उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिड्यूमेंट्री गट है। रिड्यूमेंट्री गट मतलब कोई आहार नाल है जो पूरा डेवलप नहीं हुआ है। ठीक, इस तरीके से उसको खोजा गया था पहले, लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने इस पे काम किया तो धीरे धीरे उनको पता चला कि भैया ये तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, यहाँ से तो चीजें रिलीज होती हैं, कुछ एंजाइम रिलीज होती हैं, कुछ सिक्रेशन होता है यहाँ से यहाँ पर खाना पीना नहीं जाता है, कुछ चीजें सीक्रेट होता है। तो इसीलिए इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, अभी किस नाम से जानते हैं, एपिकल ग्लैंड। सबसे सामने तरफ का ग्लैंड, एपिकल मतलब सबसे अंतिम छोर सामने की तरफ होता है, वहां पर पाइना वाला ग्लैंड। और याद रखें, ये जो पाउच जैसे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो आप, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मास होता है। ठीक, ये सब न्यूक्लियस है भाई, है ना। चलो देखिए, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, एपिकल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये अटैचमेंट के समय बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद जब, अब क्योंकि ये पानी में तैर रहा है ना, इसके बाद जब ये अपने सेकेंडरी होस्ट या बोलो इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल के ऊपर जाके जब चिपकेगा ना, तब ये एपिकल ग्लैंड, एपिकल पेपिला ही चिपकने में मदद करेगा, और उसको होल करने के लिए, पेनेट्रेट करने के लिए भी ये मदद करता है। ये हो गया एपिकल ग्लैंड। तो एपिकल ग्लैंड का छिद्र कहाँ खुल रहा है, एपिकल पेपिला में, सबसे ऊपर में। ये हो गया। चलिए भाई, दूसरी चीज बात कर लेते हैं, जहां पर एपिकल ग्लैंड है ना, उसके अगल बगल में दो ठो, एक जोड़ी में समझ लीजिए ग्लैंड निकलते हैं। ग्लैंड का नाम क्या है, पेनिट्रेशन ग्लैंड। जोड़ी में निकलेंगे वो, देखो डायग्राम को ध्यान से, मैं इसको अलग कलर से कर दे रहा हूं। ये देखिए, और ये एक ही कोशिका का बना हुआ है, ये चीज याद रखें, मतलब एक ही न्यूक्लियस होगा, यूनिसेलुलर है, ये एक कोशिकीय है, ये एक एक कोशिका से बना है दोनों। इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन ग्लैंड। ये ग्लैंड कब काम करता है बोलने, प्रॉपर इसका काम क्या बोलने पर, जब सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट को अटैक किया जाएगा तो उसके मांस को गलाने के लिए, उसके फ्लैश को, मसल्स को गलाने के लिए यहां से केमिकल निकलते हैं, तभी इसका नाम क्या पड़ा, पेनिट्रेशन ग्लैंड। संख्या में दो होंगे, एक जोड़ी होंगे, कहां निकलेंगे, एपिकल ग्लैंड जहां खुलते हैं उसके आसपास निकलेंगे। ठीक, सेकेंड नंबर प्लेट जहां पर कवर कर रही है, सेकेंड नंबर का जो टीयर था ना, कतार, सेकेंड नंबर का कतार था ये, इसे मैं डायग्राम को यहां डाल दिया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो, ये पहला कतार था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सेकेंड नंबर का जो रोज था, उस कतार में
ध्यान से देखिए आप, उस कतार में ये कुछ स्पेशल प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है आपको, और ये स्पेशल प्रकार के स्ट्रक्चर कौन से हैं, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये देखिए आप, ये ग्रीन कलर से बना दे रहा हूं, देखिए तो ये है उसका नर्वस टिश्यू, ब्रेन। नर्वस टिश्यू मतलब इसका ब्रेन है, ठीक। अब बताइए उसका ब्रेन कौन से प्लेट के नीचे मिलेगा, कौन सा डॉर्सल प्लेट के नीचे मिलेगा, सेकेंड नंबर टीयर्स के, सेकेंड नंबर, दूसरे नंबर कतार के प्लेट के, दूसरे नंबर कतार के प्लेट के नीचे मिलेगा ब्रेन। कुछ इस शेप में दिखाई दे रहा है, क्लियर। हाँ या ना। और इस ब्रेन में ही, जहां पर ब्रेन है उसके ऊपर में जो प्लेट है, सेकंड नंबर का प्लेट, सेकंड टीयर्स का जो डॉर्सल प्लेट है, वहां पर दो गड्ढे हो गए, दोनों गड्ढे में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होगी जिसको बोलोगे आई स्पॉट, आंख। और वो एक्स शेप का दिखाई देगा। एक्स शेप कैसे दिखता है देखिए, यहाँ डायग्राम में कहीं पर था, चलिए मैं बना दे रहा हूं, यहाँ पर देखिए दो आंख ऐसे हैं, एक आंख ये हो गया, दूसरा आंख ये हो गया, और ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, देखिए तो ये पहला आंख हो गया, दूसरा आंख ये हो गया, देखिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको एक्स शेप का दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखो डार्क वाला ये, और ये, इसे एक्स शेप के जो आई स्पॉट होते हैं सेकेंड नंबर टीयर्स के, सेकेंड नंबर कतार के डॉर्सल प्लेट के ऊपर में दो कॉन्केविटीज पाई जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं, वहीं पर ये अरेंज होते हैं। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट मतलब एक दूसरे के दूर। कैसे देखिए तो, ये इसका लेंस इधर दिख रहा है, इसका लेंस इधर दिख रहा है, समझ में आया। और एक चीज बहुत याद करने वाली यहाँ पर चीज है कि मिराशिडियम लार्वा में तो आंख होता है, लाइट को रिसीव करने वाला तो होता है। इस आंख में कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट जेल भी पाए जाते हैं जो कि लेंस की तरह काम करते हैं उस आंख के लिए। किसकी तरह काम करते हैं, लेंस की तरह काम करते हैं। हाँ, अब मैं बात पे वापस आ रहा हूं कि मेराशिडियम लार्वा में तो आंख होता है, लेकिन जब मेराशिडियम लार्वा धीरे धीरे बदलते बदलते फैसियोला हिपेटिका का एडल्ट बना देगा, वहां पर किसी प्रकार का लाइट को रिसीव करने वाला कोई ऑर्गन नहीं मिलेगा। और ये कैरेक्टर है एडल्ट फ्लूक का, एडल्ट पैरासाइट का, कि उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसे लाइट को रिसीव करने वाला कोई ऑर्गन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर है। समझ में आया, हाँ या ना। Yes, sir. ठीक, अब इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम भी पाई जाती है। उसमें एक फ्लेम सेल होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम के रूप में, मैं इसको रेड कलर में बना दे रहा हूं, देखिएगा आप, ये देखिए सेल, दोनों तरफ एक एक फ्लेम सेल होते हैं ये। और ये फ्लेम सेल का क्या है भाई, ये ट्यूब है, ये देखो, ये ट्यूब एक्सक्रेटरी पोर में देखिए, ये, और दोनों लेटरल भाग पर खुलता है, इधर भी लेटरल पार्ट है, इधर भी लेटरल पार्ट है, दोनों लेटरल पार्ट पर एक्सक्रेटरी डक्ट इसके खुलते हैं एक्सक्रेटरी पोर के रूप में। तो यहाँ पर एक्सक्रेटरी सिस्टम के रूप में क्या पाया जाता है, फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल होता है, फिर वो खुलता है एक्सक्रेटरी पोर के रूप में, लेटरल भाग पर खुलता है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, दोनों लेटरल भाग पर, बॉडी के लगभग बीचों बीच, लगभग बीचों बीच दोनों लेटरल भाग पर खुलता है। समझ में आ रहा है चीजें, हाँ या ना। ये देखिए आई स्पॉट, ये ब्रेन, ये सिलिया था, और इनकी बॉडी में
बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट तरफ ना बड़े बड़े जर्म बॉल पाए जाते हैं, आगे जाके किसी दूसरे फॉर्म में डेवलप होंगी। क्या पाए जाते हैं? जर्म बॉल पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? देखो ग्रुप में मिलते हैं यहाँ पर, देखिए तो ये ये सब जर्म बॉल हैं। आगे जाके ये रेडियल लार्वा बनाएंगी। क्या बनाएंगे? आगे जाके रेडियल लार्वा बनाएंगे। ये जर्म बॉल जो अभी है ना, यही। ठीक, ये सब एपिडर्मल प्लेट वगैरह दिख रहा है, ये सब पढ़ चुके अभी ना हम लोग। प्लेट था, मसल लेयर अभी बता चुका हूं मैं, जर्म बॉल अभी बता ही दिया डायग्राम में, बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट की तरफ। सब एपिथेलियम लेयर इसके पहले स्लाइड में बताया हूं। ये सब चीजें इसमें है। चलिए कमेंट एक एक करके पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। विद इन द बॉडी ऑफ मेरासिडियम ग्लैंड है, जैसे एपिकल ग्लैंड, पेनिटेंशियल ग्लैंड। नर्वस टिश्यू है, जैसे ब्रेन बोला में। प्रोटोन एफ्रिडिया है, जैसे फ्लेम सेल बोला में। जर्म सेल में बाल के रूप में पूरा एकदम जर्म बाल गुच्छे में ग्रुप में जर्म सेल है, ये सब प्रेजेंट होते हैं भाई, अभी जो जो बताया मैं आपको। सेकेंड नंबर कमेंट पे आते हैं। ए शेक लाइक पाउच जैसे स्ट्रक्चर, मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ ग्रेनुलर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बना हुआ मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कहां पे अटैच होता है? इस अटैच टू द सेंटर ऑफ एपिकल पेपिला बाय ए स्टॉक, एक स्टॉक मतलब एक लंबी नली के द्वारा। दिस स्ट्रक्चर अर्लियर थॉट टू बी रिडिमेंट्री गट, इसको पहले गट के रूप में जानते थे। आहार नाल, एक विलुप्त हो रहा आहार नाल, अच्छे तरीके से विकसित नहीं हुआ है ऐसा आहार नाल, ऐसे मानते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, बाद में पता चला। बट नाउ इट इज नाउ रिगार्डेड एन एपिकल ग्लैंड, अब इसको एपिकल ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। मैंने बताया था ना, ये डायग्राम मल्टी न्यूक्लियर डायग्राम देखो सामने की तरफ दिख रहा है। अगला, ए पेयर ऑफ लार्ज यूनिसेलुलर शिफेलिक पेनिट्रेशन ग्लैंड, शिफेलिक पेनिट्रेशन ग्लैंड देखो दोनों तरफ एक नीले कलर में बनाए हो, यूनिन्यूक्लियर वाला, एक एक न्यूक्लियस वाला। ओपन बाई देयर नैरो एंड नियर द एपिकल पेपिला, कहां से खुलती हैं वो? एपिकल पेपिला जहां पे होती है वहां पर जाके खुल जाती है। देखो तो, ये देखो ये एपिकल पेपिला है ना इतना, ये इधर से नीला वाला देखो गया यहाँ खुला, इधर से नीला वाला गया वहां खुला। चलिए अगला, ए लार्ज ब्रेन विथ सेवरल एसोसिएटेड नर्व फाइबर लाइज डॉर्सली बिलो एपिडर्मल सेल ऑफ सेकंड टीयर्स, एक बड़ा सा ब्रेन पाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से सिचुएटेड होता है, लेकिन कौन से टीयर्स के नीचे होता है? सेकंड टीयर्स के नीचे। मैं उसके बाद पहले सेव कर देना, रुको ना, क्योंकि डिलीट हो जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बस थोड़ा सा मुझे समय दें। आज प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है, हो रहा हो कि हमारा सिस्टम अपने आप अपडेट हो रहा हो। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम अपने आप अपडेट होता है ना, तो प्रोसेस को स्लो कर देता है। इसलिए टाइम ले रहा है, बस थोड़ा सा समय रुक जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, तो लार्ज ब्रेन विथ सेवरल एसोसिएटेड नर्व फाइबर लाइज डॉर्सली बिलो एपिडर्मल प्लेट ऑफ द सेकंड ईयर। अभी बोला हूं मैं, इस सेकंड ईयर के नीचे हमारा ब्रेन पाया जाता है, यहां पर। ये हो गया। अगला कमेंट, एक्सेप्ट लार्वल आई कंसिस्टिंग ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक पिगमेंटेड सेल या आई स्पॉट विद, क्या बोल रहा है भाई? विद देयर कनकेविटीज फेसिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अभी बोला था मैं आपको कि एक्स सेप की लार्वल आई जो बोला था, ये देखिए, ये एक्स सेप, ये और ये एक्स सेप की लार्वल आई जो दो होती हैं, वो सेकेंड टीयर्स में ही वहीं पर दो गड्ढों में पाई जाती हैं, जो एक दूसरे की दो अपोजिट दिशा में रहती है। जैसे इसका लेंस इधर है, इसका लेंस इधर है। अगला,
द कंकेविटीज कंटेन ए क्लियर रिफ्रैक्टाइल मटेरियल सर्विंग एज लेंस। अभी बोला था मैं कि इस कंकेविटीज में कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप के रिफ्रैक्टाइल मटेरियल भरा होता है जिसको लेंस के रूप में हम जानते हैं। और मैं ये भी बोला था कि लार्वा में ये लाइट को रिसीव करने वाले ये फोटो रिसेप्टर आई स्पॉट पाए जा रहे हैं, लेकिन एडल्ट में नहीं होते, याद रखना इसको। It should be noted here that a photoreceptor of any sort is absent in the adult. Adult में किसी प्रकार का फोटोरिसेप्टर नहीं पाया जाता, उसकी कमी रहती है हमेशा, ड्यू टू इट्स पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ। पैरासाइटिक मोड में इस आंख की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इसलिए वहां पर एडल्ट फॉर्म में इसके आई नहीं पाए जाते। इसको आई की जरूरत है क्योंकि इसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है? अपने सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट को ढूंढना है, इसलिए इसके बाद आई स्पॉट भी पाई जाती है। अगला कमेंट देखें। ए पेयर ऑफ लॉन्ग ट्यूबुलर प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स ओपन टू एक्सटेरियर थ्रू टू नेफ्रिडियोपोर या एक्सक्रेटरी पोर सिचुएटेड लेटरली इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी। देखिए अभी बोला हूं मैं कि दो फ्लेम सेल हैं इसमें, ये दोनों फ्लेम सेल अपने एक्सक्रेटरी पोर या नेफ्रिडियोपोर के द्वारा खुलते हैं। नेफ्रिडियोपोर के द्वारा खुलते हैं और कहां पे खुलते हैं? इसके बीचों बीच से पीछे की तरफ खुलते हैं। पीछे तरफ मतलब इसकी खुलने का दिशा पीछे की तरफ होता है। मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको, देखिए खुलने का डायरेक्शन देखो तो ये पीछे की तरफ है, ऐसे ये पीछे की डायरेक्शन में खुलते हैं, बॉडी के बीचों बीच रहते हैं और पीछे की तरफ खुलते हैं। अगला, जर्म सेल्स लाइज इन ग्रुप कॉल्ड जर्म बॉल इन द रियर पार्ट ऑफ बॉडी। रियर मतलब पोस्टीरियर होता है, पिछला वाला हिस्सा। तो यहाँ पर जो जर्म सेल होती है पूरा ग्रुप बनाती हैं, ग्रुप बना के पूरे बॉडी के पीछे की तरफ रहती हैं वो, ठीक। और जो एक एक ग्रुप बनता है, इस ग्रुप एक एक ग्रुप को जर्म बॉल के नाम से जानते हो। जैसे मैं एक ग्रुप के बारे में बात करता हूँ, चलिए ये एक ग्रुप है, मान लीजिए ये देखिए एक बना रहा हूँ, देखिए तो जो भी देख रहे हो ये एक ग्रुप में कई सारे सेल हैं, ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा? जर्म बॉल। ये एक एक ग्रुप जर्म बॉल कहला रहे हैं। कई सारे जर्म बॉल यहाँ पर हैं, बॉडी के कौन से पार्ट पर हैं? पोस्टीरियर पार्ट पर हैं। ये हो गया मीरास्टिडियम लार्वा का एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में बात करें तो मीरास्टिडियम लार्वा जब जब पानी में तैर रहा होता है तब तक वो किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं करता है। आप ये देख लीजिए, मान लीजिए ये मीरास्टिडियम लार्वा भी पानी में स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। ये बहुत छोटा होता है, लेकिन अभी के हमने इतना बड़ा बना दिया ताकि समझ में आए आपको। ये याद रखें, इसमें इसके पीछे तरफ जर्म बॉल है, ऐसे सब कुछ है इसमें। एपिकल ग्लैंड है, पेनिट्रेशन ग्लैंड है, सब कुछ है। सामने की तरफ एपिकल ग्लैंड है, ये अगल बगल पेनिट्रेशन ग्लैंड है। ये हो गया, ब्रेन है, आई स्पॉट है, सब कुछ है। अभी कैसा है मेरा शेड्यूल लार्वा? स्वतंत्र रूप से पानी में तैर रहा है, फ्री स्विमिंग मीरास्टिडियम लार्वा। मीरास्टिडियम लार्वा, ठीक, पानी में तैर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना बताएं। ये तैर रहा है पानी में, तैरते तैरते ये ढूंढेगा किसको? अपने सेकेंडरी होस्ट को या इंटरमीडिएट होस्ट को, जो खासकर क्या होता है? स्नेल होता है। चलिए मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, रुकिए थोड़ा सा।
ये ढूंढ लिया, मान लीजिए ये देख लीजिए। सब कुछ वही स्ट्रक्चर है जो जो यहाँ पर बनाया हूं मैं। सेकेंडरी होस्ट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट क्या होते हैं उसके, मोलस्का स्नेल है ना। थोड़ा सा रुके, थोड़ा बड़ा डायग्राम बन गया, मैं तो छोटा बना रहा हूँ। एपिकल ग्लैंड हो गया, और इधर क्या हो गया, ये हो गया पेनिट्रेशन ग्लैंड, या सिफिलिक ग्लैंड के नाम से जानते हो। बाकी सब स्ट्रक्चर इसमें है। ये तो ये जो समय है ना कि जो फ्री स्विमिंग हैचिंग होने के बाद, अंडे से फटने के बाद, यही तो निकला था ना, यहाँ पर एग था ना भाई, एक बाहर आया था, उसके अंदर ये लार्वा था, देखो मेरा हिडन लार्वा था, बस थोड़ा सा डायग्राम में समय लगेगा, बस वेट कर लें। ये हो गया, ये मेरा हिडन लार्वा हो गया। बाहर में क्या था, कैप्सुलेटेड था ये, कैप्सुलेटेड एग कंटेन मेरा सीडियम लार्वा। अब देखिए भाई, ये अपरकुलम था, अपरकुलम को गलाएगा, अपने पेनिट्रेशन ग्लैंड और एपिकल ग्लैंड से कुछ सीक्रेशन करेगा, उसको गलाएगा, वहां से बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम लोग, हैचिंग बोलते थे। अब यहाँ से इस गलने के बाद उसको बाहर निकलेगा, तो मैं इसको गला देता हूँ, चलिए। देखिए ये अपर कलम देखिए गल चुका है, इधर ये अपर कलम गल चुका है। अब वहां से कौन निकलेगा, कौन फ्री हो गया उधर, ये खाली हो गया, देखिए यहाँ से निकलेगा कौन, मेरा हिडन लार्वा। इस प्रोसेस को बोलूंगा मैं हैचिंग। अब हैचिंग से लेकर के अपने कहा किसको ढूंढते तक, बोलिए कौन से होस्ट को ढूंढते तक, सेकेंडरी होस्ट, या इसको इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से जानते हो, इंटरमीडिएट होस्ट, इसको ढूंढते तक। अब इसमें कौन कौन है भाई, खासकर जो आते हैं कौन कौन है, कौन कौन स्नेल हैं, लिमनिया, आपको याद होगा, एग्जाम्पल लिमनिया में हमने शुरू में पढ़ लिया था। रुकिए थोड़ा सा ना, लिमनिया, प्लेनॉर्बिस, ठीक, बोलिनस, ये पढ़ा था हमने।
और भी कुछ हैं जैसे सक्सिनिया, और भी जैसे पोसेरिया, कोई भी हो सकता है उसमें से ना, या दूसरा भी हो सकता है प्रैक्टिकोलिला। प्रैक्टिकोलिला ये कोई भी इसमें से एक हो सकता है। अब जैसे इसके पास पहुंचता है, ये समय हैचिंग से लेकर के फाइंडिंग सेकेंडरी होस्ट तक, फाइंडिंग सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, तो जो समय लगता है ना, वो समय लगभग लगभग 24 आवर्स का लग जाता है। यदि 24 घंटे के अंदर नहीं मिला तो वो जब मेरास्टेडियम लार्वा फ्री हुआ है ना अभी, वो खत्म हो जाएगा। तो हैचिंग होने से लेकर के फाइंडिंग तक, यहाँ पर फाइंडिंग है, ये सेकेंडरी होस्ट के फाइंडिंग तक का जो समय होता है, कितना लगता है समय, 24 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए उसको, मैक्सिमम 24 आवर है ना, यहां से लेकर यहां तक का समय विद इन 24 आवर, विद इन 24 आवर। थोड़ा सा ना इसके अंदर मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो मेरास्टेडियम लार्वा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया कुछ? हाँ या ना बताएं भाई। Yes, sir. आप लोगों की रुकिए, थोड़ा सा इसको ना सेव होने दीजिए बस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ये है कि जब फाइंड कर लेगा अपने सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट को पता कर लेगा, उसके बाद उसके मांस को गलाना शुरू करेगा। जब गलाना शुरू करेगा तो उसके अंदर धीरे धीरे घुसना शुरू करेगा, और जब इसके अंदर धीरे धीरे घुसेगा ना, तो जब गलाएगा तो केमिकल कहां से लाएगा, गलाने के लिए एंजाइम्स कहां से लाएगा। तो उसके सामने की तरफ क्या दिख रहा है आपको, एपिकल ग्लैंड चिपकने में मदद करता है, और पेनेट्रेशन ग्लैंड उसको गलाने में मदद करता है। ठीक, एपिकल ग्लैंड यहां पर चिपकने के लिए मदद करेगा, और पेनेट्रेशन ग्लैंड, दो पेनेट्रेशन ग्लैंड है अगल बगल में, वहां से जो केमिकल निकलेगा उसके मांस को गलाने में मदद करेगा। तो धीरे 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 उसके अंदर घुसते जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी पेनिट्रेट होगा, अंदर घुसेगा, जब भी घुसेगा तो दो प्रोसेस होता है। एक तो ये मेरास्टेडियम लार्वा कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स मतलब संकुचित होगा और फैलेगा, संकुचित होगा फैलेगा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, ये दो प्रोसेस के द्वारा ये धीरे धीरे करके अंदर घुसते जाता है। चलो मैं एक दो डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। देखिए कुछ समझ में आ रहा है? देखो तो धीरे धीरे अंदर घुस रहा है। देखिए एक एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक बार फैल गया, एक बार कॉन्ट्रैक्ट, एक बार फैल, इस प्रकार से घुसता है। और जब ये घुस रहा होता है अंदर ना, तो एक चीज ध्यान रखना, सेकेंडरी होस्ट के मांस को गलाते हुए अंदर घुस रहा होता है, ये बोरिंग
बोरिंग मूवमेंट की तरह। बोरिंग मूवमेंट समझते हो, जिस प्रकार से बोरिंग खुदवाते हो गांव में, देखना तो उसका जो मशीन रहता है, ड्रिल मशीन, कैसे घूमता है और अंदर छेद करता है धरती को, मिट्टी को कैसे खोदते हुए अंदर जाता है, घूमते रहता है। सेम ऐसे ये भी घूमते रहता है, घूम घूम के यहाँ पर होल करता है। जिस प्रकार एक भौरा, कि भौरे को क्या बोलते हो आप, जो बच्चे लोग फेंक फेंक घुमाते रहते हैं, लट्टू। तो ऐसे लट्टू की तरह ही घूमता है और उस मांस को होल करते जाता है। और एंजाइम कहां से लाता है बोलने पर, पेनेट्रेशन ग्लैंड से लाता है। चिपका के कौन रखता है इसको उसके साथ, एपिकल ग्लैंड। एपिकल ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल। और जैसे जैसे अंदर घुसते जाता है तो एक चीज याद रखना कि उसके बाहर का जो एपिडर्मल सिलिएटेड सेल था ना, वो सेल, सिलिया वाला एपिडर्मल सेल, वो गलते जाता है भाई, वो सेल गलते जाता है। जितना पार्ट घुस गया उतना उसका एपिडर्मल पार्ट गल गया, सिलिया निकल गया। समझ रहे मेरी बात? तो सिलिया देखो निकल गया, ये एपिडर्मल सेल निकल गया है और धीरे धीरे अंदर घुसते जाता है। अब फाइनली कहां घुस जाएगा ये, सेकेंडरी होस्ट के अंदर। समझ में आया कि नहीं? अब इस डायग्राम को थोड़ा बड़े रूप में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ये देखिएगा। ठीक, तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कमेंट की। देख लें कि जब तक मिराशिडियम लार्वा तैर रहा है, पानी में स्वतंत्र रूप से तैर रहा है, ये देखिए ये तैर रहा है, यहाँ पर फ्री स्विमिंग है, तब तक ये भोजन वोजन नहीं करेगा। क्यों? इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है इसके पास। भोजन कहां से करेगा? न्यूट्रिशन करने के लिए, भोजन लेने के लिए इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, तो भोजन नहीं करता है। और ये इस फिराक में रहता है कि किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सेकेंडरी होस्ट को 24 घंटे के अंदर पता करना है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पता नहीं किया मतलब मारा जाएगा ये। तो हमेशा इसी फिराक में रहता है कि कहीं ना कहीं उसको सेकेंडरी होस्ट मिल जाए। कोई भी होस्ट मिल जाएगा तो यार उसके अंदर घुसने का प्रयास करता है, लेकिन केवल ये मोलस्का की जो ये स्नेल है उसी प्रजाति में ही घुस पाता है, बाकी और किसी सेकेंडरी होस्ट में नहीं घुस पाएगा वो, उसको गला नहीं पाता है, केवल इसके मांस को ही गला पाता है वो। इसके मतलब ये जो नाम लिखा है हमें, ये सब मोलस्का है, स्नेल है, स्नेल। समझ रहे हो ना? मोलस्का है, ये है इसका सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट। तो उसी के फिरा में रहता है। इसलिए एक साइंटिस्ट है बार्लो, बार्लो ने 1925 में कहा था अपने सेंटेंस में, सीकिंग समथिंग विद फेवरिस हेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सीकिंग मतलब क्या होता है भाई? सीकिंग मतलब होता है वो चाहना, पसंद करना, क्या क्या चाह रहा है ये। ठीक, सीकिंग समथिंग मतलब कुछ तो कुछ चाह रहा है, क्या चाह रहा है वो। फेवरिस हेस्ट मतलब क्या, बहुत ही तीव्रता से उसको, बहुत ही जल्दी चाहिए उसको, क्या, सेकेंडरी होस्ट। इसलिए ढूंढने में लग जाता है पूरा। खाना पीना सब बंद, खाना पीना तो कर ही नहीं पाएगा, केवल 24 घंटे तक उसको सेकेंडरी होस्ट मिलेगा तो ही ठीक है, नहीं तो मारा जाएगा ये। देखिए, तो मिराशिडियम डज नॉट फीड, मिराशिडियम डज नॉट फीड, बिल्कुल कभी भोजन नहीं करता है। इट स्विम्स अबाउट डिस्परेटली एज इफ, डिस्परेटली मतलब क्या, बहुत ही तीव्रता के साथ, उग्रता के साथ, बहुत ही तेजी से तैरते रहता है ये। तो इस मामले में बार्लो नाम के साइंटिस्ट ने 1925 में क्या कहा, सीकिंग समथिंग, कुछ चाह रहा है ये, विद फेवरिस हैस्ट। फेवरिस हैस्ट मतलब क्या, बहुत जल्दबाजी में है, बहुत जल्दी में है, इसको चाहिए, क्या चाहिए, सेकेंडरी होस्ट चाहिए। तो उसी तीव्रता के साथ ये तैर रहा होता है कि जल्दी चाहिए उसको सेकेंडरी होस्ट, नहीं तो मारा जाएगा 24 घंटे के अंदर नहीं मिला तो। अगला कमेंट, मिराशिडियम ट्राइज टू पेनिट्रेट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर सकता है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म। दे में कम क्रॉस, यदि किसी को वो क्रॉस कर सकता है, किसी को भेद सकता है, तो उसके अंदर घुस सकता है वो। लेकिन याद रखें, केवल ये स्नेल की स्पीसीज में ही अपना आगे का लाइफ सर्वाइव कर पाएगा, बाकी किसी में इसका लाइफ सक्सेस नहीं हो पाता है, खत्म हो जाता है। जो मीडियम चाहिए वो मीडियम नहीं मिल पाता है,
मोलस्का के अलावा किसी और में उसको मीडियम नहीं मिल पाएगा। बट ओनली दोज सक्सीड दैट कम इन कॉन्टेक्ट विद ए स्पेसिफिक इंटरमीडिएट स्नेल होस्ट, लिमनिया, सक्सिनिया, प्लेनॉर्बिस, बोलिनस, पोसेरिया और पैक्टिकोलेला। ठीक, यही सब, ये इसमें से कोई मिला तो वहां पर ग्रो कर सकता है, बाकी कोई और दूसरा मिल गया, जैसे मछली मिल गया, उसको भेद करके उसके अंदर चला गया, छेद करके, वहां पर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मारा जाएगा। क्योंकि मछली, फिश का जो अंदर का मीडियम होगा और मोलस्का के जो अंदर का मीडियम होगा, दोनों का इन्वायरमेंट अलग अलग होगा, इसलिए यहां पर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या चाहिए? स्नेल ही चाहिए हमेशा। अगला कमेंट देखें, दोज व्हिच डू नॉट कम अक्रॉस द सुइटेबल होस्ट, यदि मेरास्टिडियम उसको अच्छे से जो चाहिए वो होस्ट नहीं मिला इन अबाउट 24 आवर्स आफ्टर हैचिंग, हैचिंग होने के 24 घंटे के अंदर यदि उसको दूसरा होस्ट नहीं मिला तो डाई, क्या लिखा है? इनवेरिएबली, तो उसका मरना तो कैसा है? तय है। समझ में आया? अगला, फॉर पेनेट्रेशन मेरास्टिडियम अटैच इट्स एपिकल पेपिला एंड परफॉर्म बोरिंग मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। एपिकल ग्लैंड के द्वारा, एपिकल पेपिला के द्वारा वो चिपक जाता है, एपिकल ग्लैंड से केमिकल निकलता है, वो चिपका देता है। यहां पर देखो आप, ये पहला डायग्राम है, यहां पर बोरिंग मूवमेंट करता है। बोरिंग मूवमेंट का मतलब क्या? घूमना। किसकी तरह घूमना भाई? जैसे बोर का मशीन जब घूमता है तो जब मिट्टी को खोदता है, होल करता है, तो कैसे घूमता है? वैसे ही घूमता है ये भी, देखो ऐसे ऐसे। ऐसे समझ रहे हो ना? ऐसे घूमते हुए इसको होल करता है। तो बोरिंग मूवमेंट टुगेदर विथ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ बॉडी। अब बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मतलब सिकुड़ना और फैलना, ये भी साथ साथ चलते रहता है, और पूरा बॉडी घूम भी रहा होता है। किसकी तरह? लट्टू की तरह घूम रहा होता है, और ये मांसपेशियों को भेदता है। किसके? सेकेंडरी होस्ट के। ये डायग्राम देख सकते हैं आप, ये समझ लीजिए भाई, कौन से कलर से बनाए थे हम, ये चलिए इस कलर से बनाया था हमने। ये मेरास्टिडियम पहुंचा अपने एपिकल ग्लैंड की मदद से, एपिकल पेपिला से चिपक गया, वो देखिए एपिकल पेपिला, मेरास्टिडियम क्या बोल रहा है? चिपक गया। ये जो दिख रहा है ये किसका बॉडी है? आप समझ, ये जो बॉडी देख पा रहे हो आप, ये किसका है भाई? ये स्नेल का बाहरी लेयर समझ लीजिए, मांस का बाहरी परत, ऊपरी परत है, ये एपिडर्मिस ऑफ स्नेल है, बाहरी लेयर है ये हो गया। ये हो गया। चलिए, पहले तो चिपक गया, उसके बाद धीरे धीरे एपिकल ग्लैंड के बाद अपना कौन सा ग्लैंड से केमिकल निकला? पेनिट्रेशन ग्लैंड से। और चलिए मैं यहाँ पर बना दूं पेनिट्रेशन ग्लैंड, ये पेनिट्रेशन ग्लैंड से अपना केमिकल निकल रहा है, जिससे क्या होगा? पेनिट्रेट होगा, मसल्स गलेंगी। एपिकल ग्लैंड केवल उससे, उसके निकलने वाले केवल केमिकल केवल चिपकाते हैं वहां पर, और ये पेनिट्रेशन ग्लैंड वाले पेनिट्रेट करते हैं, गला देते हैं। तो धीरे धीरे इनका बॉडी कैसे होता जाएगा? अंदर की तरफ घुसते, देखिएगा, देखो अभी भी मेरा स्टेम लार्वा सिलिएटेड है, ये अंदर घुसता जा रहा है। अब ग्लैंड को नहीं बना रहा हूं मैं। अब बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, बॉडी घूम भी रहा है। किसकी तरह? बिल्कुल बुलेट की तरह। बुलेट समझते हो ना? गोली, जब बंदूक से गोली निकलती है, घूमते हुए आगे बढ़ती है, राउंडिंग राउंडिंग घूमता है वो, है ना? अपने एक्सिस में ही घूमते रहता है वो। ये जब धीरे धीरे अंदर घुस जाता है इसका पूरा बॉडी, जिस बॉडी का जितना पार्ट घुसते जाता है, उसका एपिडर्मल वाला पार्ट बाहर निकलते जाता है। देखो इसका एपिडर्मल पार्ट क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, बाहर गिरते जा रहा है। देखिए ये एपिडर्मल पार्ट हो गया, ये मतलब सिलिएटेड पार्ट निकल गया बाहर, क्योंकि
सिलिया कहाँ पे लगा हुआ है? एपिडर्मल प्लेट में बाहर की तरफ, तो एपिडर्मल सेल में ही लगा हुआ है सिलिया। अब मैं बोला एपिडर्मल सेल ही निकल गया, देखो ये सेल ही निकल गया, तो सीधी सी बात है सिलिया भी नहीं रहा, निकल गया वो। अब धीरे धीरे जब जाए अगला डायग्राम देखें हम, तो देखो बॉडी का मैक्सिमम पार्ट घुस चुका है अंदर की तरफ, ये जितना पार्ट घुस गया उसका क्या निकल चुका है? एपिडर्मल सेल। और देखिए अब अगला डायग्राम देखिए, बहुत सारा पार्ट, थोड़ा सा बचा है बस, बहुत सारा पार्ट घुस गया है, ये जा चुका है। समझ में आया? हाँ या ना? और ये चला जाता है कहाँ पे? स्नेल के टिश्यू में, और इस स्नेल के टिश्यू से होते हुए फाइनली चला जाता है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास। किसके पास चला जाता है? ये देखो धीरे धीरे करके मूव करते करते कहाँ चला जाएगा? स्नेल के उस घोंघा के डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास। डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास चला गया। क्लियर? अब एक चीज कि जब इसका एपिडर्मल सेल निकल गया, तो उसके ऊपर में एक पतला सा क्यूटिकल का लेयर बन जाता है बाहर में। भाई एक लेयर तो निकल गया, एपिडर्मल लेयर जिसमें सिलिया थी, वो लेयर निकल गया, तो उसके ऊपर में उसके बदले क्या बन जाता है? क्यूटिकल का एक पतला सा लेयर बन जाता है। चलिए मैं कमेंट में उसको बताऊंगा आपको एक एक करके। देखते हैं अगला कमेंट, देखें आप। दिस प्रोसेस एडेड बाय द एक्शन ऑफ फ्लैश डिजॉल्विंग लार्वल सिक्रेशन। क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही अंदर घुसा ना, तो मोलस्का के जो एपिडर्मल सेल था, बाहर का जो लेयर था, उसको गलाने के लिए, इस एपिडर्मल स्नेल के एपिडर्मल लेयर को गलाने के लिए इससे जो मटेरियल निकले थे, डिजॉल्विंग फ्रेश डिजॉल्विंग केमिकल, एंजाइम बोलो आप, वो पेनिट्रेशन ग्लैंड से निकले थे। ठीक, रिजल्ट इन ए माइन्यूट ओपनिंग इन द होस्ट टिश्यू। जहां पर ये गला रहे हैं वहां पर छोटा सा छेद बन रहा है, एक होल बन रहा है। देखिए तो फाइनली रिजल्ट देखिए, ये देखिए ये होल दिख रहा है, ये होल बन गया। अभी उस होल से होते हुए उसका पूरा बॉडी घूमते हुए अंदर घुसता है, और एपिडर्मल सेल को बाहर निकालते फेंकता है, शेड ऑफ कर देता है उसको, और बॉडी उसका एक्सपेंस होता है, फैलता है, सिकुड़ता है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए तो कितना सकरा था, कितना सकरा था बॉडी, यहाँ कितना चौड़ा हो गया, देखिए। समझ रहे हो ना? ये संकुचन और शिथिलन ये हो रहा है, संकुचित हो रहा है, फैल रहा है, ये चल ही रहा है ऐसे। देखिए तो होस्ट बॉडी में छेद कर दिया, द लार्वा देन स्क्वीज थ्रू दिस ओपनिंग। अब उसके अंदर धीरे धीरे पिचकते हुए अंदर घुस रहा है, कास्टिंग अप इट्स सिलिएटेड एपिडर्मिस व्हाइल डूइंग सो। यदि वो इस प्रकार का मूवमेंट कर रहा है कि धीरे धीरे अंदर बोरिंग करते हुए, छेद करते हुए घुस रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, ये प्रोसेस जब कर रहा है, तो वो अपनी एपिडर्मिस सिलिएटेड पार्ट को खो देता है, बाहर निकाल देता है। उसके बदले क्या बना देता है? फाइनली एक क्यूटिकल लेयर। हम आगे पढ़ेंगे इसको ना। चलिए अगला कमेंट देखिए। इट सून मेक इट्स वे इनटू डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ स्नेल। और धीरे धीरे कहां चला जाता है? स्नेल के डाइजेस्टिव ग्लैंड में, वेयर इट अंडरगो वेरियस चेंज। वहां पर जाके बहुत सारा चेंज होता है उसमें, एंड इन अबाउट 14 days डेवलप इनटू ए सेकंड लार्वल स्टेज, द स्पोरोसिस्ट। अब उसके अंदर घुसने के बाद आने वाले 14 दिन लगते हैं उसको दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए, उसको बोलते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा। ये जो अंदर घुस चुका है, आप ये देखिए, यह डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अभी कौन आ चुका है भाई? देखो अंदर कौन घुस चुका है? ये इसका क्या निकल चुका है? शिलिया निकल चुका है। ठीक, इसके पास क्या क्या था? बीच में एपिकल ग्लैंड था, अगल बगल में पेनिट्रेशन ग्लैंड था, ये था। इसके पास ब्रेन थी, इसके पास क्या थी? ब्रेन थी, देख लो।
सेकेंड नंबर टेयर में ये ब्रेन था, देखो ये ऐसे, यहीं पर आई स्पॉट था, इसी का जर्म बॉल हुआ करता था बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट पर, ये इसी का प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम हुआ करता था जो एक्सक्रेटरी पोर्ट द्वारा बाहर खुलता था, एक फ्लेम सेल हुआ करता था इसमें, ये ठीक, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब ये इस डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही क्या करता है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ स्नेल, स्नेल में क्या कर रहा है, ये मेरा स्टेडियम लार्वा कैसे विदाउट एपिडर्मल शिलिया, अब शिलिया नहीं रहा इसमें, शिलिया का काम कहां तक था, तैरने तक था, अब तो तैरना नहीं है ना इसको, इसको तो स्नेल के अंदर घुस जाना है और तैरना नहीं है उसको, पानी में रहता तो तैरता, देखिए ये पानी में था तो तैर रहा था, तब तक सिलिया की जरूरत थी, जब ये अपने सेकेंडरी होस्ट को फाइंड आउट कर लिया कहां पे है पता कर लिया, उसके अंदर घुस रहा है तो सिलिया को बाहर निकाल रहा है, सिलिया की जरूरत ही नहीं है। तो विदाउट सिलिया जब ये अंदर रहता है तो उसको अब आगे डेवलप होने के लिए कितना दिन लग जाते हैं, 14 दिन लग जाते हैं। जब आगे डेवलप होने के लिए इसको 14 दिन लग जाते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये within about 14 days, लगभग 14 दिन में ये एक नए फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, स्पोरोसिस्ट लार्वा। ये और स्पोरोसिस्ट लार्वा क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ठीक, अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे वो आपके लिए ही फायदेमंद होगा, है ना। कंपटीशन बहुत है, अभी जितने भी लोग नेट या सेट पास होंगे वो सब लोग भरेंगे एपी में, उन सबसे भी कंपटीशन करना है, आपको अपना एक पोस्ट बचाना है, ठीक, इसलिए मेहनत करते रहिए। जब भी कभी क्लास नहीं होती है तो आप समझ लीजिए आपको मौका मिला है दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने का, आपको मौका मिला है जनरल नॉलेज, छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज पढ़ने का, सब करते रहें, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।